के ड्रामा डेस्टिनेट विथ यू एपिसोड 8। कहानी में अब तक हमने देखा कि शिन्यो होंगजो को किस करने लगता है, जो भी फीलिंग्स में कुछ सेकंड्स के लिए खो जाती है, लेकिन जब वो होश में आती है तो वो शिन्यो को धक्का देती है। वो कहती है, पागल हो गए हो तुम, ये क्या कर रहे थे। होंगजो उससे पूछती है, क्या तुमने नायोन से ब्रेकअप कर लिया है? कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। शिन्यो कहता है, हाँ मैं धोखेबाज हूँ, पर तुम क्या हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, पर तुम इन्हें छिपाकर मुझे धोखा दे रही हो। कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे दिल में अगर है तो उसे निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर शिन्यो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। होंगजो कहती है, इतना कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शिन्यो जब अपने घर में था तो वो नायोन की बातों को याद करता है। उनसे पूछा था किसी का पीछा करना और उनकी फोटोज निकालना ये अपराध की श्रेणी में आता है। नायोन उसे कहती है, मैं लॉयर से बात नहीं कर रही, मैं अपने बॉयफ्रेंड से सवाल कर रही हूँ कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। शिन्यो ने उससे कह दिया कि मैं होंगजो से प्यार करता हूँ, पर अब भी नायोन को ये बात समझ नहीं आती। वो कहती है, ठीक है मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लेती हूँ, मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी। हम दोनों एक दूसरे को लॉन्ग टाइम से डेट कर रहे हैं, तो इसलिए शायद रिश्ते में कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब तक मैं छुट्टी में रहूंगी तुम इन सब मामले को सुलझा लेना, जितना जल्दी हो सके इन फीलिंग्स को खत्म कर देना। वही होंगजो को भी इन सब के बाद नींद नहीं आ रही थी। सोच रही थी जब उसने उसे किस किया उस टाइम पे उसने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि जोर का उसे एक चाटा लगाना चाहिए था। चाटे से उसे अपना चाटा याद आता है जो उसने नायोन से खाया था। कहती है, इतनी आसानी से मैं इस बात को नहीं जाने दूंगी, इसको तो सबक जरूर सिखाऊंगी। नायोन को देखते हैं जो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड ली क्योंग के साथ लेटी हुई थी। उसके पास होंगजो का मैसेज आता है। उसमें होंगजो ने लिखा था, तुमसे मार खाना मैं डिजर्व नहीं करती, तो ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलो। अगले मॉर्निंग नायोन होंगजो से मिलने आती है और कहती है, कल रात को तुम्हारे वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। जो कहती है, मैंने सुना था जो चाटा मारता है उसे अच्छे से नींद आती है, फिर चाटा तो मैंने खाया था, तो फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आई। होंगजो तभी गिलास उठाकर उस पर पानी फेंकने वाली थी, लेकिन फिर वो रुक जाती है और कहती है, तुम जो इतना अकड़ रही हो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, उसने अब तक तुम्हें सच नहीं बताया होगा। आगे हम शिन्यो को देखते हैं। वो कल रात के लिए परेशान था। होंगजो को अपने ऑफिस में बुलाता है। होंगजो उसके पास आती है और कहती है, ये फाइल्स देखिए, किसी ने पार्क में बेघर बिल्लियों के लिए घर बनाया है। वो कहता है, तुम यहाँ पर बिल्लियों की बात करने आई हो। वो कहती है, एक बात और है, मैं आज सुबह नायोन से मिली थी और मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। अगर तुम उसे सच बता देते कि हमारे बीच ये सब क्यों हुआ, तो वो मुझे चाटा नहीं मारती। लेकिन चिंता मत करो, कल रात वाली बात मैंने उससे नहीं कहा। शिन्यो कहता है, अगर ऐसी बात है तो कल रात वाली बात क्यों नहीं कही। वो कहती है, कल रात को जो हुआ वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। हर इंसान से गलती होती है और तुमसे भी हो गई, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। यूँ कहता है, अच्छा तो किस तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। अच्छा हुआ कि मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि वे वजह इसके लिए मैं अपने आप को कोस रहा था। होंगजो कहती है, मैं जो काम लेकर आई हूँ उसे फटाफट देख लो। शिन्यो कहता है, मैं सोच के बताता हूँ। होंगजो कहती है, जल्दी बता देना और ज्यादा टाइम मत लेना। ज्यादा टाइम लेकर मुझे मैसेज मत करना और ना ही कॉल करना। जो भी कहना है ऑफिस के फोन में कहना। शिन्यो कहता है, ठीक है, तुमने जो कहा मैं वही करूंगा। आगे जब होंगजो बाहर आ जाती है तो वो अपने आप से कहती है, अगर इन चीजों से मुझे फर्क पड़ता भी है तो इससे क्या बदल जाएगा। तभी वहाँ पर जे क्योंग आ जाता है और वो होंगजो को एक जोक सुनाता है, लेकिन होंगजो को इस पर हंसी नहीं आती है, पर जे क्योंग अपना जोक सुनकर खुद ही हंसने लगता है, जिससे होंगजो भी हंसने लगती है। बाहर शिन्यो आता है और वो होंगजो से कहता है, तुम तो कह रही थी तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है। होंगजो कहती है कि हाँ हो रही है। वैसे मिस्टर जे क्योंग, आपने मेरा मूड अच्छा कर दिया, इसके लिए थैंक यू। आगे मिस्टर गोंग को देखते हैं। वो अपने पहले डेट के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। एबोल बोलती है कि मैंने पता किया है, मिस चा से यूं वेजिटेरियन है, वो चिकन अंडा कुछ भी नहीं खाती। मिस्टर गोंग कहते हैं, तब तो डेट कैंसिल। क्या अब उनके लिए मैं ये सब खाना छोड़ दूं? तब सेबोल कहती है, सर आप ज्यादा सोच रहे हो, आप पहले डेट पे तो जाइए और इसके बारे में आप बाद में सोचना। फिर वहाँ पर मायोन आती है, हर जगह तुम अपनी डेट की बातें करना बंद कर दो, फेस्टिवल सर पे है, इस काम पर ध्यान दो। आगे हम होंगजो को पार्क में देखते हैं। उरम होंगजो के पास आता है और शिन्यो के बारे में कहता है, मैंने सुना है कि वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। होंगजो कहती है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बुरा इंसान है। आगे उरम कहता है, बिल्लियों के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था और दादाजी कह रहे थे वो बहुत ही बुरा इंसान था। होंगजो कहती है, आगे से मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इस सिटी की सबसे अच्छी सिविल सर्वेंट हूँ। आगे ये दोनों और भी बातें करने लगते हैं और उरम कहता है, जब मैं स्कूल से आ रहा था तो जीवू ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे जीवू जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं उसको डेट करना चाहता हूँ। होंगजो उससे पूछती है, तुमने उसका हाथ कितने मिनट के लिए पकड़ रखा था? उरम बताता है, कम से कम 5 से 6 मिनट। होंगजो कहती है, इसका मतलब तुम उसे पसंद करते हो, तुम डेनायल फेज में हो
जब तुम किसी को पसंद करते हो पर ये एक्सेप्ट नहीं करते, उसे डिनायल फेस कहते हैं। ओरम कहता है आपको तो डेट का एक्सपीरियंस नहीं है, पक्का आप मुझे सही सलाह दे रही हो? कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात से परेशान हो रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी, मुझे तो उसे धक्का देना चाहिए था। तब ओरम कहता है इसका मतलब आप भी डिनायल फेस में हो। आगे हम शिन्यू को देखते हैं, वो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर उन्हें कौन स्टॉक कर रहा है। वो फोटोज किसने निकाली होगी और नायोन को भेजी होगी, इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है और जिस नंबर से ये फोटोज भेजे गए थे उसके बारे में उसे पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ होंगजो भी यही सोच रही थी। जब वो नायोन से मिली थी तब होंगजो ने उससे पूछा था कि शिन्यू ने तुम्हें क्या बताया है। उन्होंने उससे कहा उसने तुम्हारे बारे में कभी बात ही नहीं की, लेकिन किसी ने अननोन नंबर से मुझे तुम्हारे फोटोज भेजे जिसमें वो कभी तुम्हारे घर के बाहर था तो तुम दोनों कभी पार्क में थे। मैंने उस नंबर पे कॉल किया लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। वैसे तुम संभल के रहना, लगता है तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा है। आगे जे क्योंग अपनी कार लेकर आता है और वो होंगजो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो होंगजो से पूछता है क्या शिन्यू और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है? जो कहती है पता नहीं, पर वो कहावत सुनी है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं खोऊंगी। कहता है तुम्हारी ये बात सुनकर मैं और भी टेंशन में आ गया। जो उससे पूछती है तुम नए साल पर क्या कर रहे हो? क्यों कहता है मुझे एक इवेंट में जाना था लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? अब होंगजो उससे कहती है जिस इवेंट में तुम नहीं जाना चाहते उसमें तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? क्यों कहता है क्योंकि वो एक कपल इवेंट है। आगे वो कहती है फिर तो मैं नहीं आ सकती। अब जे क्यों कहता है आगे अगर रेड बत्ती आएगी तो तुम मेरे साथ चलोगी और नहीं आएगी तब भी तुम मेरे साथ चलोगी। होंगजो कहती है मतलब तुम्हारे साथ आना ही होगा। आगे हम योंजू को देखते हैं, उसने जो उसे स्टार इवेंट के टिकट दिए थे वो इसी इवेंट के लिए आई थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं आया और वो उसे फोन करके पूछती है वो कितनी देर में आ रहा है, लेकिन पता चलता है कि वो अपने सेट में बिजी है तो वो नहीं आ सकता। तब बुक उन्हें देखकर कहता है आप यहाँ पर अकेली क्यों आई हो? और वो बता देती है कि उसके हस्बैंड बिजी है। कहती है अब मैं जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि यहाँ पर सभी एक साथ आए हैं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। कहता है आप अकेली कहाँ हो, मैं हूँ ना आपके साथ। इसके बाद योंजू उसके साथ स्टार देखती है। इसके बाद जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड आराम से सो रहा है। उसे डांटती है और कहती है मैं वहाँ पर अकेली थी और तुम यहाँ पर आकर सो गए, पर मैं अकेली नहीं थी, मैंने एक आदमी के साथ तारे देखे। जलन होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। वो कहता है हाँ ठीक है, तुम जो भी करोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगले सीन में हम शिन्यू को देखते हैं, वो उस संदूक को योनवोल दादी के पास लाया था और वो उनसे कहता है ये संदूक अब आप रखिए क्योंकि हमारे बीच लड़ाई हो गई है और मुझे नहीं लगता अब हम मिलेंगे। बोल दादी कहती है तो इसे मेरे पास क्यों लेकर आए, इस संदूक को उसके मालिक के पास होना चाहिए और प्यार में तो ऐसा होता ही रहता है, कभी अच्छा लगता है तो कभी बुरा। शिन्यू कहता है हमारे बीच कोई प्यार नहीं था। तब दादी कहती है तुम्हारे बीच अटूट रिश्ता है जो टूट नहीं सकता। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई अटूट बंधन नहीं होता, किसी को सिर्फ इतना प्यार करके इंसान सिर्फ अपना वजूद खोता है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहता। अब ये संदूक मैंने आपको दे दी है तो मैं चलता हूँ। दादी कहती है अगर तुम इस संदूक से छुटकारा पाना ही चाहते हो तो उसे उसी जगह में रख दो जहाँ से ये तुम्हें मिला है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी होंगे। वही हम होंगजो को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रही थी ताकि वो शिन्यू को बोल सके। कहती है मुझे शुरुआत उसका नंबर डिलीट करने से करना चाहिए। जैसे ही वो नंबर डिलीट करने वाली होती है उसे योनवोल दादी का कॉल आता है। पता चलता है कि शिन्यू उसके घर के बाहर खड़ा है। वो बाहर आती है और कहती है अगर उस संदूक के कोई दुष्परिणाम है तो तुमने उसे फेंक क्यों नहीं दिया? शिन्यू कहता है तुम भी तो उसे नहीं फेंक पाई, इसलिए मेरे पास छोड़कर चली गई। होंगजो कहती है ठीक है फिर मुझे संदूक दे दो, मैं देख लूंगी उसका क्या करना है। शिन्यू कहता है अगर इससे छुटकारा पाना है तो इसे वहीं दफनाना होगा जहाँ से ये मिला है, नहीं तो हम दोनों को इसका दुष्परिणाम झेलना होगा। इसके बाद ये दोनों उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर वो हॉन्टेड हाउस था। होंगजो यहाँ पर शिन्यू से पूछती है हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, फिर भी कोई हमारी फोटो क्यों खींच रहा था? हमने तो देखे थे ना वो फोटोज, उसमें क्या था? शिन्यू कहता है मैं पहले शॉक्ड हुआ पर इससे पता चला कि हम दोनों ने कितना वक्त एक साथ गुजारा है। जो कहती है क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है मेरा कहने का मतलब है उस स्टॉकर ने हमारे साथ बहुत टाइम गुजारा होगा, जब तो उसने इतनी सारे फोटोज ली। तो कहती है इसका मतलब वो अभी भी हमारी फोटोज ले रहा होगा। होंगजो आगे बड़ी हड़बड़ी में जा रही थी और आगे जाकर वो फिसल कर गिर जाती है। शिन्यू उसे उठाने आता है और होंगजो देखती है कि संदूक टूट गया है, पर उस संदूक में उसे एक और मंत्र की किताब मिलती है। ये मंत्र की किताब ब्लैक मैजिक की थी। जो जब उसे पढ़ती है तो उसमें तरह तरह के कर्ज के मंत्र थे। वो कहती है लगता है ये किसी को कर्ज करने का मंत्र है, मुझे तो पढ़कर ही डर लग रहा है। तभी शिन्यू उससे वो किताब छीन लेता है और कहता है हमें क्या करना है, हम तो वैसे भी इसे दफनाने आए हैं, तो जल्दी उठो, वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पर इसे दफनाना है। शिन्यू सोचने लगता है कि उसने उस संदूक को किस जगह से निकाला था, जिसके बाद वो अनुमान लगाता है शायद मैंने इसे यहाँ से निकाला होगा। वो होंगजो को कहता है मैंने यहीं से संदूक को निकाला था, अब हमें खुदाई करनी होगी।
क्योंकि तुम ही उस संदूक को दबा सकती हो। जो कहती है खुदाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ उस संदूक को रखूंगी। और तभी होंगजो को बड़ी क्रिंची आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसे डर लग जाता है। शिन्यो से पूछती है क्या तुमने वो आवाज सुनी? शिन्यो कहता है मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। और तब दूसरी बार फिर से आवाज आती है। इस बार इस आवाज को शिन्यो ने भी सुना था। वो भी डर जाता है और दोनों आसपास देखने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी शिन्यो होंगजो को कस के पकड़ लेता है और कहता है कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। होंगजो कहती है छोड़ो मुझे देखना है पीछे क्या है। शिन्यो कहता है प्लीज तुम मत देखो, पीछे कुछ भी नहीं है। होंगजो नहीं मानती और वो पीछे देखती है। वहाँ पर किसी ने एक पुतले को बनाकर लटका रखा था। शिन्यो उससे कहता है ये काम आज नहीं हो सकता, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही वो टर्न होता है होंगजो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस पुतले को जो कपड़े पहनाए गए थे वो होंगजो के कपड़े हैं। कुछ दिनों पहले उसके घर से पजामा गायब हुए थे। उस पुतले के सीने में एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें शिन्यो का नाम है। और फिर इन दोनों को यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस को रिपोर्ट लिखाना जरूरी था क्योंकि मामला अब बढ़ता जा रहा है। जो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है उस डॉल से हम दोनों पर काला जादू किया गया है? शिन्यो कहता है इसके बारे में मत सोचो, वैसे भी वो सारे मंत्र फर्जी थे, तो उस डॉल से डरने का कोई मतलब नहीं बनता। होंगजो कहती है फिर भी मुझे डर लग रहा है और टेंशन भी हो रही है। तो कहता है हमें उस डॉल से नहीं डरना है, उस डॉल को जिसने बनाया है उससे डरना है। शिन्यो होंगजो को एक शॉप में ले आता है और होंगजो शिन्यो से कहती है तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता। दरअसल वो यहाँ पर होंगजो के लिए कुछ सेफ्टी की चीजें खरीदने आया था। यहाँ से पेपर स्प्रे और बाकी सामान खरीदने के बाद शिन्यो उसे घर छोड़ने जाता है। उसके घर को भी चेक करता है कहीं कोई दरवाजा और खिड़की खुली तो नहीं जिससे कोई अंदर जा सकता हो। फिर वो कहता है क्या आज मैं यहीं रुक जाऊँ, मेरे जाने के बाद तुम्हें दिक्कत हो सकती है। जो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीचे ही मिस्टर कॉन रहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उन्हें बुला लूंगी। न्यू कहता है अगर उस टाइम पर मिस्टर कॉन नीचे नहीं हो तो तुम क्या करोगी? मुझे आज यहाँ पर रुक जाना चाहिए। होंगजो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, सेफ्टी के सारे सामान है मेरे पास। भी वो कुछ और भी बोलने वाली थी, तभी शिन्यो उसे रोक देता है और कहता है मुझे पता है तुम क्या कहोगी कि मेरी इतनी परवाह मत करो। तभी होंगजो कहती है नहीं मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी आज के लिए थैंक यू, तुमने मेरी इतनी परवाह की है। शिन्यो कहता है अगर थैंक यू कहना ही है तो मेरे साथ डेट पे चलो ना। और फिर अगले मॉर्निंग ये दोनों डेट पर चले जाते हैं। पर होंगजो डरी डरी सी लग रही थी क्योंकि उसे डर था कहीं कोई उनकी फोटो ना ले ले। शिन्यो कहता है रिलैक्स हो जाओ, हमने रिपोर्ट लिखवा दी है तो ये पता चलने में टाइम लगेगा। जो पूछती है तुम्हें क्या लगता है किसने फोटो खींची होगी? मुझे तो उस फूल वाले पर शक है। शिन्यो कहता है शक तो मुझे जेक्योंग पर भी है, उसके लिए पजामा चुराना आसान होगा और कई बार हम उनसे मिले भी हैं। होंगजो कहती है मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे, वो चेहरे से कितने मासूम दिखते हैं और उनका हेयर स्टाइल भी बहुत क्यूट है। शिन्यो कहता है हेयर स्टाइल तो मेरा भी क्यूट है, मैं भी तो कितना क्यूट लगता हूँ। होंगजो कहती है भले ही उस डॉल को मेरे कपड़े पहनाए गए थे पर उस पर नाम तुम्हारा था, तुम्हारे नाम के ऊपर काला जादू किया गया है। तो कहता है चिंता मत करो, मेरे नाम के ऊपर काला जादू किया गया है, इससे मैं मर नहीं जाऊंगा। रात को वो दोनों एक खूबसूरत जगह में आ जाते हैं और वो जहाँ पर थे वो बहुत ही ऊंची जगह थी जहाँ पर होंगजो तितली की तरह उड़ रही थी। उनको देखते हैं उसे इस ऊंचाई से काफी डर लग रहा था। होंगजो उसके पास आकर उसे यहाँ से उतरने में मदद करती है। नीचे आने के बाद होंगजो उससे पूछती है तुम तो इतने लंबे चौड़े हो, तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, कीड़ों से डर लगता है और ऊंचाई से भी, पर उस पुतले को देखकर तुम नहीं डरे, तुम एक अच्छे इंसान हो। जिसके बाद शिन्यो उसे देखने लगता है और होंगजो कहती है मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखें मुझे कंफ्यूज करती है, तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया था, क्या चाहते हो तुम? शिन्यो कहता है ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। फिर होंगजो कहती है लगता है तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, कभी अपनी फीलिंग्स बताते हो तो कभी छिपाते हो और फिर बाद में तुम मुझसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछते हो। तब शिन्यो उससे कहता है पहले तो मुझे लगा कि ये सब मंत्र की वजह से हुआ है, लेकिन जब पता चला कि मंत्र काम नहीं करते तब भी मैं नहीं बदला, मैं वैसा का वैसा रहा और जब भी तुम मेरे सामने आ जाती हो तो मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। फिर होंगजो उसे समझाती है स्कूल में नायोन और मैं दोस्त नहीं थे, मुझे पहले लगा कि वो मेरी दोस्त है, मैं किसी के बॉयफ्रेंड छीनने वाली लड़की नहीं बनना चाहती, तो तुम प्लीज उसे मत छोड़ना। तुम ओंजू सिटी हॉल के लॉयर हो और मैं वहाँ पर एक मामूली सिविल सर्वेंट, तो हम दोनों क्लोज नहीं आएंगे, तो इस रिश्ते को ऐसे ही रहने देते हैं। शिन्यो होंगजो को घर छोड़ने आता है और फिर वो उसके बाल संवारता है, उससे कहता है हमें डेट पे जाने का दिखावा अंत तक करना होगा। दरअसल ये दोनों फिर से क्लोज आने का दिखावा करना चाहते हैं ताकि स्टोकर उन्हें फिर से स्टॉक करे। शिन्यो यहाँ पर काफी देर तक वेट करता है, दरअसल वो जेक्योंग का वेट कर रहा था। उसके आते ही वो उससे कहता है तुम इतनी लेट से क्यों आए हो, रात को भी तुम घर नहीं आए थे। जेक्योंग कहता है पागल हो गए हो तुम, अब तुमने मेरा वेट करना शुरू कर दिया है। शिन्यो कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम कहाँ थे, और वो कहता है कि मैं मेयर के साथ था। जिसके बाद शिन्यो कहता है मुझे तुमसे परमिशन लेनी थी, मुझे यहाँ पर कैमरा लगवाने हैं क्योंकि होंगजो के घर से कुछ दिन पहले उसके कपड़े गायब हुए थे। तब जेक्योंग कहता है इसका मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे थे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो मैं खुद ही कैमरास लगा लूंगा पर तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा।
रात को शिन्यो उस फूल वाले के पास भी जाता है। अंदर लॉक लगा हुआ था और वो फ्लैश लाइट जलाकर देखता है कि वहाँ पर फर्श पे वही सूखी घास पड़ी थी जिससे डॉल बनाया जा सकता है। तभी वहाँ पर हम परछाई को देखते हैं। उसके हाथ में बड़ा सा औजार था। वो शिन्यो के पीछे आता है और देखते हैं ये जुंग है। वो उससे पूछता है इतनी रात को फूल तो खरीदने नहीं आए होंगे। शिन्यो उससे सीधे तौर पे पूछता है अंदर जो घास पड़ी है उससे तुमने क्या किया होगा। जुंग कहता है इसका मतलब फालतू के सवाल करने आए हो। अगले दिन ऑफिस में हम सेबोल को देखते हैं। वो अच्छे से तैयार होती है और सेजोंग से पूछती है मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, क्योंकि मैं किसी काम से लीगल एडवाइजर के पास जा रही हूँ। आजकल वो फर्स्ट फ्लोर वाली लड़की नहीं आ रही है, इसका मतलब उनका ब्रेकअप हो गया होगा। लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आ जाती है और पता चलता है कि शिन्यो आज ऑफिस नहीं आया। सेजियोंग कहती है कोई बात नहीं, तुम कल चली जाना। यहाँ पर पता चलता है लीगल एडवाइजर बीमार है तो पता नहीं वो कब तक आएंगे। ये सुनकर होंगजो को टेंशन होने लगती है कि अचानक उसे क्या हो गया। आगे रात को हम होंगजो को देखते हैं जहाँ पर फेस्टिवल होने वाला था। होंगजो वहीं थी, पर जो आदमी था वो होंगजो से कहता है मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे कुछ काम और है जो मैं देखने जा रहा हूँ। होंगजो कहती है ठीक है, मैं रिपोर्ट के लिए बस कुछ फोटोज ले रही हूँ। जिसके बाद होंगजो यहाँ पर फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर सारी लाइटें बंद हो जाती है। होंगजो बार बार उस आदमी को भी बुला रही थी लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। उसे यहाँ पर काफी डर लगने लगता है। अचानक उसके फोन पर रिंग बजती है और ये कोई अननोन नंबर था। जो जब उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। होंगजो को ख्याल आता है कि शिन्यो ने उससे कहा था कि उसे जेक्योंग पर शक है। वो उसके घर के नीचे ही रहता है और उससे वो कई बार मिल भी चुके हैं। होंगजो को वहाँ पर एक परछाई दिखती है और ये जिसकी परछाई थी उसने हुडी पहन रखी थी। ये देखकर होंगजो और भी डर गई थी। बस फिर से अननोन नंबर से कॉल आता है, पर वो इस बार कॉल नहीं उठाती, बस इस जगह से निकलना चाहती थी। और जैसे ही वो यहाँ से भाग रही थी वो पेड़ से टकरा जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है, वो परछाई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। और यहीं पर ये सीन कट होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाती है।